हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। शुरुआत में करना चाहूंगा एक टैगलाइन से कि थोड़ी खुशी है तो थोड़ा सा गम भी है। एसएससी जेई ने आचार संहिता तो लग चुकी है मगर अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको देखने के बाद में थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि चलो ठीक है, वैकेंसी आ गई है। जो डेट को अपना नोटिफिकेशन आना था उस डेट को तो नहीं आया, तो थोड़ी डर सा लग रहा था, मगर जैसे ही नोटिफिकेशन आया खुशी की लहर मार्केट में दौड़ पड़ी। सारे जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स एसएससी जेईई के लिए उनके बीच, मगर जैसे ही उस नोटिफिकेशन को ओपन करके स्क्रॉल किया तो थोड़ा सा गम भी हुआ। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एसएससी जेईई का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दादा, इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 28 तारीख से, जो कि हो चुका है ऑलरेडी। और ये 18 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 18 अप्रैल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो 19 अप्रैल तक ओपन रहेगा। जो पेपर का डेट दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, ये दिया गया है 4/6/2024 से 6, यानी कि 3 दिन में होगा। 3 दिन में होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जैसे एसएससी जेईई ने 3 दिन में 3 शिफ्ट में पेपर लिया था इलेक्ट्रिकल का, मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा स्टूडेंट्स के लिए। तो जो 3 शिफ्ट में हुआ था 4, 5 और 6 को, इस बार फिर से 3 शिफ्ट नहीं होने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इलेक्ट्रिकल का 2 शिफ्ट में होगा या फिर इलेक्ट्रिकल पहले की तरह 3 दिन में लगातार 3 शिफ्ट के अंदर होगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट डे जिनका पेपर होता है, सेकंड और थर्ड डे वालों को फायदा मिलता है। फायदा इस बात से मिलता है कि फर्स्ट डे जो पेपर ने पैटर्न फॉलो किया होता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए होते हैं, सेकंड और थर्ड डे जो शिफ्ट होती है उसमें ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो होता है और साथ ही साथ टॉपिक भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो बाद की शिफ्ट वालों को फायदा होता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में सबका ध्यान रखा जाता है, बराबर हो जाते हैं। मगर पेपर 2 के लिए अभी डेट नोटिफाई नहीं की गई है, यानी केवल पेपर 1 के लिए आपको ध्यान रखना है कि 4 से 6 तारीख के बीच पेपर है। यानी कि आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो मार्च एंड में स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, उसके अंदर आप जून में 4 तारीख को पेपर हो जाएगा। तो जिन्होंने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी है, अब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कवर अप करके रिवीजन का समय आ चुका है दोस्तों। तो आपका जो पेपर का डेट होने वाला है वो 4 से 6 तारीख के बीच। पेपर 2 भी आया नहीं है। अगर मैं पेपर के अंदर आपकी बात करूं पोस्ट की, तो जो बीआरओ की पोस्ट होती है उसमें सिविल के बाद अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के अंदर केवल सी फॉर सिविल अलाउ है, तो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की इसमें पोस्ट नहीं आती है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर मैकेनिकल और सिविल अलाउ है, यानी कि फिर से यहाँ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट एक तो बीआरओ के अंदर हो गई, यानी कि नंबर 1। और उसके बाद बात करें यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी, जिसमें इलेक्ट्रिकल यहाँ पर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो जाती है कि सर यहाँ तो सिर्फ डिप्लोमा लिखा है एलिजिबिलिटी के अंदर, मगर यहाँ पर डिग्री वाले भी अलाउ होते हैं, बीटेक स्टूडेंट भी अलाउ होते हैं, उनका सिलेक्शन भी अपने यहाँ से हुआ है। इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 जो लक्ष्य था वो बीटेक स्टूडेंट था, जिसका सीपीडब्ल्यूडी में मिला था उसको, और रैंक 1 था वो इंडिया का। इसके बाद बात करें यहाँ पर अपन सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। और नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। यानी अगर आपने बीटेक किया है तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट है इसमें एलिजिबल हैं। मगर अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है, बीटेक नहीं किया है, तो जहां पर आपको बीटेक की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर बात करें कि बीआरओ की, तो बीआरओ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों, इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इसके साथ साथ डिप्लोमा भी एलिजिबल है, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी, डिप्लोमा तो लिखा ही है, डिग्री भी अलाउ है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें अपन सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की, इसमें डिप्लोमा लिखा हुआ है। बीटेक वाले यानी हायर एजुकेशन वाले अलाउ होते हैं यहाँ पर, आप इसके अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा फरक्का बैराज डैम के अंदर भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, यहाँ भी डिप्लोमा लिखा गया है। इसका मतलब डिप्लोमा वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप अलाउ हैं। इसके बाद में बात करें लास्ट और इलेक्ट्रिकल की कहीं है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको केवल 4 डिपार्टमेंट के अंदर अलाउ किया गया है। इन डिपार्टमेंट के अंदर, इन 4 डिपार्टमेंट के अंदर जिनके मैंने नाम लिए, इनमें इंडिविजुअल वैकेंसीज आती हैं, आपसे प्रायोरिटीज मांगी जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आगे चल करके कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, जहां पर आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज जो है वो अपनी प्रेफरेंस को चूज करना होगा पेपर 1 देने के बाद, ताकि पेपर 2 के रिजल्ट के बाद आपको उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट मिल सके। अगर मैं बात करूं यहां पर आपके एलिजिबिलिटी की, मैंने बात कर ली। अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। आपने अभी जो मैंने डिपार्टमेंट बताए थे उसके अंदर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसे वहां 32 की एज अलाउ है, जबकि बीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर 30 साल की उम्र तक ही अलाउ किया गया है। मगर इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी 30 और 32
इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। मगर एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल, OBC 3 साल, PWD के लिए यहाँ पर 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और SC ST PWD के लिए 15 साल यहाँ पर जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की दी गई है। तो अगर आप लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार से दिया गया है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन के बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करूं, इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 5 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। पहला पॉइंट जो मैंने कवर किया है वो मैंने कवर किया है कि आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है, नोटिफिकेशन कब आया है और आप कब तक फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर कवर करूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिकल अलाउ किया गया है। और तीसरी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एज रिलैक्सेशन की, जो मैंने डिपार्टमेंट के साथ ही कर ली है। नेक्स्ट अब मैं जो तीसरी बात करने वाला हूँ, डिपार्टमेंट के साथ एज रिलैक्सेशन की बात होनी हो गई है। अब मैं नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ वो है आपके पेपर के पैटर्न की और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में। तो एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर आपको जाना है। इस पीडीएफ के अंदर जो एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके अंदर एक एक स्टेप लिखा हुआ है कि अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इमेजेस के थ्रू भी समझाया गया, मगर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन में बहुत डिटेल में लिखे होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए हाईलाइट करके लेकर के आए हूं। तो आप उस बात की चिंता नहीं करें। फीस की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए फीस एज यूजुअल हमेशा की तरह 100 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। मगर अगर आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां कर दी है तो उसमें एडिट करने का भी कुछ दिनों का समय दिया गया है और उसके बाद आप जो है वो उस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे वन टाइम के बाद में। अगर आप यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो देखो मेन चीज क्या होती है, एक तो फोटो होता है और एक सिग्नेचर होता है। डिटेल्स तो आप खुद भरते ही हैं, मगर फोटो और सिग्नेचर में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। तो देख लो सिग्नेचर का साइज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 10 से 20 केबी के बीच में। और इमेज जो होती है उसका जो डायमेंशन है वो 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये इसका विड्थ है और ये इसका हाइट है। यानी कि अगर आपका फोटो एक तो ब्लर है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर आपको वहां पर जो है वो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच में नहीं हुआ तो भी वो अपलोड नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इमेज की क्वालिटी और जो सिग्नेचर की क्वालिटी हो चाहे आपकी इमेज की क्वालिटी हो वो अच्छी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आप टोपी पहनते हैं, अगर आप स्कार्फ पहनते हैं, मफलर लगाते हैं, जो भी आपका जो वेशभूषा है, अगर आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं तो उसमें चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे किसी तरीके का कोई कवर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का 2 साल पहले इतने ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था कि चश्मा अगर है तो विदाउट स्पेक फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, फोटो ब्राइट होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने इमेज क्वालिटी का बता दिया। अगर आप चश्मा पहनते तो चश्मा उतार के फोटो खिंचवाइएगा और लेटेस्ट फोटो को ही अपलोड करिएगा और उन फोटोज की एटलीस्ट 5-10 कॉपीज अपने पास जरूर रखिएगा। ये बात हो गई यहां पर सिग्नेचर की और फोटो की, जो आपको अपलोड करना है उसकी साइज की और उसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट मैं कवर करने वाला हूं यहां पर पेपर के पैटर्न के बारे में। तो क्या सर पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है या वही पिछले साल वाला? ये बिल्कुल पिछले साल वाले यहाँ पर पेपर का पैटर्न है। पेपर 1 जो होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन आपको एज यूजुअल रीजनिंग के मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस और इकोनॉमिक्स आता है, और आपको 100 नंबर टेक्निकल के मिलने वाले, यानी टोटल 200 नंबर और 2 घंटे यानी 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन करने के आपको 33 सेकंड मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो क्लियरली मेंशन किया गया है पेपर 1 यानी सीबीटी 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो उसका पेपर पैटर्न भी यहां पर दिया गया है। 100 क्वेश्चन है 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहां होने वाला है और यहां नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है और इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। यहां पर नीचे देखिए साफ लिखा हुआ है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1। अब पेपर 1 में 1 नंबर का सवाल है, उसमें 0.25 नेगेटिव यानी कि 1/4 हो गया। और पेपर 2 के अंदर देखिए 1 मार्क जो है वो रॉन्ग आंसर का कटेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, उसमें से 1 नंबर कट रहा है तो 1/3 हो गई यहां पर नेगेटिव मार्किंग। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। तो आपको प्रिपरेशन इस प्रकार करनी है, टेस्ट सीरीज इस प्रकार लगानी है कि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कम से कम रहे ताकि सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा रहे। तो पेपर पैटर्न की यहां पर मैंने बात कर ली है, फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी प्री और मेंस एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग के बाद, सिलेबस की अगर अपन बात करें तो जनरल का ये रहा यहां पर सिलेबस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और अवेयरनेस का ये रहा यहाँ पर सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साफ साफ लिखा है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ये सारा का सारा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का इसका भी ले सकते हैं। मैं टेक्निकल की अगर बात करूं तो टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के प्री के लिए यानी पेपर 1 के लिए सिर्फ 4 लाइन लिखी गई है यहाँ पर, और इन्हीं 4 लाइनों को एलाबरेट करके और मेंस का सिलेबस डाल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली, ये इलेक्ट्रिकल का आ गया, बेसिक कंसेप्ट केवल इतना वर्ड यूज किया इन्होंने प्री के लिए, और मेंस में पूरा डिटेल में लिख दिया, यानी कि प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर ज्यादा। आपको प्री में कंसाइज करके लिखा गया है, मेंस के अंदर बहुत डेप्थ में लिखा गया है। जो सिलेबस हर साल आता है इलेक्ट्रिकल का वही इस साल भी आया है, इस साल भी कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया गया। वही आपका यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसको आप कहते हैं, सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल, ये पूरा नेटवर्क के अंदर आता है और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। फिर इसके बाद मेजरमेंट की बात करें, सेम एज इट इज वही सब्जेक्ट है। मशीन की बात करें तो एसी मशीन, डीसी मशीन, इंडक्शन मोटर, स्पेशल मोटर्स, एज यूजुअल हमेशा की तरह ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स और स्पेशल मशीन्स। उसके बाद बात करें यहाँ पर अपन सिंक्रोनस मशीन का अलग से लिखा गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, इसके साथ ही साथ एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ये भी ऐड किया गया। ये इसके अंदर ये पहले की तरह, हाँ इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर ऊपर नहीं लिखा मिलेगा, मगर अंदर की तरफ आपको एचआरसी फ्यूज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज, ओवर करंट, बकॉल रिले, यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी इसी के अंदर मेंशन कर दिया गया है, बस ऊपर नहीं लिखा गया। तो ये जो हर साल आता है वही सेम एज इट इज सिलेबस यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 और 2 के। जी हाँ, बिल्कुल बहुत छोटी सी डिटेल है मगर हम इसको मिस कर जाते हैं कई बार। आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 में 30% मार्क्स मिनिमम आने ही चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25% और बाकी सब कैटेगरी के लिए 20% रखा गया है। तो ये एक छोटी सी डिटेल जी जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 200 नंबर का पेपर होने वाला है आपका पेपर 1, उसके अंदर आपको 30% मार्क्स लाने, और पेपर 2 के अंदर 300 नंबर का होने वाला है, उसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। उसके बाद में फिर आपके जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होता ही होता है। फिर अगर अपन बात करें यहां पर क्वालिफिकेशन के मार्क्स की मैंने बात कर ली है, सिलेबस की भी मैंने बात कर ली है। अब सबसे लास्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि भैया वैकेंसी कितनी आई है। तो देखो बीआरओ के अंदर इलेक्ट्रिकल अलाउ है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट्स कॉमन आती है, सिविल की सीट्स अलग आती हैं एसएससी जेई के अंदर। कई सारे अदर एग्जाम भी हैं इंडिया के अंदर जो स्टेट जेई के या पीएसयूज के हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट कंबाइंड ही आती है। यहां पर अगर अपन बात करें कंबाइंड पोस्ट की तो देखिए जरा, बीआरओ के अंदर जो एससी कैटेगरी की पोस्ट है वो 8, ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर की 27, टोटल 37 है। तो आप काउंट करते जाना टोटल पोस्ट कितनी है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप यूआर की काउंट करते जाना, क्योंकि बाकी कैटेगरी वाली जो पोस्ट है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप एससी प्लस यूआर की काउंट करिएगा, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 2 प्लस आप यूआर काउंट करिएगा। तो आप इस तरीके से अपनी एक टारगेट सेट कर लें कि अच्छा टोटल इतनी पोस्ट है जिस पर मैं अप्लाई कर सकता हूं, फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस के बारे में अपन बात करेंगे। तो बात करें यहां पर बीआरओ के अंदर तो टोटल पोस्ट 37 दी गई है। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिकल, यहां पर देखिए मैकेनिकल इंडिविजुअल भी है सेंट्रल वाटर कमीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं तो आप सीपीडब्ल्यूडी में देखेंगे तो सीपीडब्ल्यूडी में 18 एससी की, 9 एसटी की, ओबीसी की 32, ईडब्ल्यूएस की 11, यूआर की 51, सबसे ज्यादा ईडब्ल्यू इसमें अगर आप बात करें तो टोटल 121 पोस्ट यहां पर दी गई है। 121 पोस्ट जो है वो हाईएस्ट है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो 4 डिपार्टमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिकल अलाउ है उसमें से एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने 100 प्लस 100 से ज्यादा वैकेंसी दी, और वो है सीपीडब्ल्यूडी। तो सीपीडब्ल्यूडी में आप देख सकते हैं 121, तो 37 प्लस 121 यहां पर हो गए 158 पोस्ट टोटल। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल की तो सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के अंदर यहां पर आप देखेंगे टोटल 2 ही पोस्ट है। मजाक वाली बात है, 2 ही पोस्ट दी है इन्होंने, क्या कर सकते हैं। तो 158 और 2 कितने हो गए दादा, 160। उसके बाद बात करें यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अलाउ है नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, इसमें भी टोटल पोस्ट 3 दी गई है। आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ पे टोटल पोस्ट का सेगमेंट, और इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट दी गई है, तो ये हो गए 163। इसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट फरक्का बैराज डैम के अंदर 2 पोस्ट दी गई है, ये हो गए 165। और उसके बाद आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल और
मैकेनिकल की यहाँ पर MES के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, मतलब ये अभी बताया नहीं गया है कि MES की कितनी पोस्ट आने वाली है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 165 पोस्ट अब तक हैं। अगर MES के अंदर 30-40 पोस्ट आती हैं तो SSC JEE की इस बार इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कुछ में मैकेनिकल के साथ और कुछ में इंडिविजुअल मिला करके 200 तक पोस्ट आ सकती है। और यही गम वाली बात है जिसकी मैं कह रहा था, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है इस बार। जैसे अगर अपन 2 साल पहले की बात करें तो तकरीबन 1000 के आसपास वैकेंसीज थी टोटल। उसके अंदर प्री में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, जिस समय मेंस कन्वेंशनल हुआ करता था। उसके अगले साल मेंस को जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, जो कि पहली बार हुआ था पिछले साल, और इस बार दूसरी बार मेंस जो है वो फिर से ऑब्जेक्टिव होने वाला है। पिछली बार जो मेंस का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसका लेवल बहुत ही कम था, इसकी वजह से कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गए थे। अब इस बार अगर अपन बात करें तो चूंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफिकेशन में ही डाल दी गई है, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है। और मेंस का पेपर पिछली बार तो इजी, बहुत इजी दे दिया था। हो सकता है इस बार SSC सबक ले और वो थोड़ा पेपर टफ बनाए, तो कट ऑफ और ज्यादा हाई जाने वाली है। तो अगर कट ऑफ भी हाई जा रही है सर, नंबर ऑफ पोस्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो सिलेक्शन एंश्योर कैसे करें? जी हाँ, जब तक निम्बस लर्निंग आपके साथ में है, आपको सिलेक्शन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सिलेक्शन के लिए हमने YouTube पर फ्री में सीरीज चला रखी है जिसका नाम है SSC JEE 2024 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। शाम को 7 से 8 बजे तक ये चलती है, जिसमें नेटवर्क की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है और अब उसके अंदर स्टार्ट होने वाली है पावर सिस्टम की प्रैक्टिस। आज ही से, यानी कि आपकी 29 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 29 मार्च को शाम को 7 से 8 पावर सिस्टम कंप्लीट सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, केवल थ्योरी रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है निम्बस लर्निंग की मोबाइल ऐप पर। अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं निम्बस लर्निंग की मोबाइल ऐप पे जाकर के। फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर शाम को 7 से 8 आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं 7374000888 नंबर पर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कभी खुशी और कभी गम की तरह से ही थोड़ी खुशी और थोड़े गम की बात करी है। थोड़ी खुशी की चलो नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम होगा, ये कंफर्म हो गया है। जो लोग तैयारी कर रहे थे, अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता तो उनका मोरल काफी गिर जाता, उनके लिए खुशी की बात है। मगर गम की बात है कि नंबर ऑफ पोस्ट मात्र 165 के आसपास आई है। MES की अगर आ जाती है तो 200 के आसपास यहाँ पर टोटली इसकी पोस्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा कोर्स कवर अप कर चुके हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो YouTube की सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप थ्योरी पूरी कर चुके हैं कि सर मेरे को तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की, तो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी निम्बस लर्निंग की मोबाइल ऐप पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे EA पब्लिकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन वेबसाइट पे जाके आप SSC JEE का कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल बात करी आपके नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में, फॉर्म की फीस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में और डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के बारे में मैंने बात करी है। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.